जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 5वीं की हिंदी का जो पाठ 2 हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसका अनुभव विस्तार यानी उसके जो प्रश्नोत्तर है और जो भी पाठ के पीछे दिया है वो हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है, नए शब्द, ये मीनिंग है। पाठ में जो जो भी कठिन शब्द आए हैं उनके शब्दार्थ है वो आपको अपनी कॉपी में जरूर लिखना है। अब आप जब पाठ शुरू करें लिखना तो उसमें क्या करेंगे, आप सबसे पहले शब्दार्थ एक साइड, क्या प्रश्न क्या बनाएंगे इसका, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। ऐसा करके आपको एक प्रश्न बनाना है, ठीक। और फिर एक साइड यहाँ पर लिखेंगे शब्द और दूसरी साइड क्या लिखेंगे, अर्थ। तो इसमें आपको शब्द क्या दिया है, ये तरुण, ठीक है, तरुण को लिख दिया एक साइड। और इधर क्या लिखेंगे हम, तरुण का अर्थ क्या होता है, नवयुवक। ऐसे ही इन सारे शब्दों को श्रोता सुनने वाला, आश्वस्त जिसे भरोसा दिलाया गया हो, और प्रोत्साहन उत्साह, बढ़ाना त्रस्त का हो जाएगा भयभीत या पीड़ित। तो ऐसे ही आपको शब्द भी लिखना है एक साइड और उस दूसरे साइड उसका अर्थ भी लिखना है। इन सारे शब्दों के अर्थ आपको लिखना है अपनी कॉपी में और फिर उसे याद भी रखना है, ताकि हम जब पाठ पढ़ें तो हमें यदि ये चीजें विस्तृत तो हमें पता हो जाएगा। विस्तृत का मतलब क्या होता है, यानी जो पूरा फैला हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, विस्तृत। अभी खिल्ली उड़ाना अभी नया शब्द है आपके लिए, तो खिल्ली उड़ाना का मतलब क्या होता है, हंसी उड़ाना, है ना। और कद्र करना तो हम हमेशा बोलते रहते हैं, कद्र, मेरी कदर करो, है ना। तो वो कदर नहीं है, क्या है, कद्र। और कद्र का अर्थ क्या होता है, इज्जत, ठीक है। तो आपको ये सारे शब्दार्थ अपनी कॉपी में नोट करना है और फिर उसे याद भी करना है। आगे दिया है निबंध से खोजिए। आपको जो पाठ में दिया है उसमें से आपको ढूंढना है, तो यहाँ सही जोड़ियां बनाइए। अब यहाँ जोड़ी दी हुई है, तो वक्ता, वक्ता किसे कहेंगे हम, इन चारों में से हमें ढूंढना है। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला, तो हम क्या करेंगे, वक्ता को बोलने वाला से मैच करेंगे। लक्षण का मतलब होता है विशेषताएं। परिधि किसको कहेंगे, सीमा को। और अंतःकरण का मतलब होता है हृदय। मैंने ये चीजें आपको पहले भी कहा था कि अपने पाठ पढ़ने के बाद बुक में से थोड़ा सा उसको समझकर और ये चीजें खुद से करने की कोशिश करें, है ना, ताकि हमारे शब्दों का क्या है वो शब्दकोश हमारा बढ़ता है और हमें नए नए शब्दों का ज्ञान प्राप्त होता है। आगे चलेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यह मेरा भाषण देने का मौका था। कैसा मौका था, पहला था, दूसरा था, तीसरा या आखिरी, क्या था, पाठ में आया था, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहला मौका था, है ना। उसके प्रोत्साहन ने तरुण विद्यार्थी को अच्छा बना दिया। क्या बना दिया, है ना। और लेखक के ने जो तरुण था विद्यार्थी, उसको जो प्रोत्साहन दिया उससे वह क्या हो गया, अच्छा क्या बन गया, वक्ता बन गया। क्या बन गया, वक्ता। एक सभा में तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ था। ये आपको बुक में से ऐसे ही जो मैंने ये दो बता दिए हैं ये आपको फिल करना है। जो भावना सच्ची होती है वह से निकलती है। कहाँ से निकलती है, दिल से, हृदय से, जो भी है आप पाठ में देखें और खुद से इसको फिल करने की कोशिश करें। आगे दिया है, सभा में भाषण देने के लिए कौन खड़ा हुआ था, है ना। सभा में भाषण देने के लिए कौन खड़ा हुआ था, जो नवयुवक विद्यार्थी, तरुण विद्यार्थी था वह। लेखक के अनुसार मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां कितनी होती है ना, दो प्रवृत्तियां होती है, ये हमने पढ़ा था पाठ में। अच्छे संस्कार का कोई एक लक्षण लिखिए, ये आपको लिखना है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको मैं पीडीएफ सेंड करूंगी, फिर उसमें से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है और उसे फिर याद भी करना है। आगे हम चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। अब यहाँ क्या दिया है, साहित्यिक। इसका उच्चारण कैसे करेंगे, एक बार मेरे पीछे आपको भी बोलना है, साहित्यिक। श्रोताओं, मुश्किल, सहानुभूति, सहानुभूति, है ना। ये भ में बड़ा हो और न में छोटा हो तो हम क्या करेंगे, सहानुभूति। और आत्मविश्वास, ये श है और ये स है, तो आत्मविश्वास, ठीक। लोकप्रियता, परिधि और आत्मतुष्टि, फिर क्या है, प्रोत्साहन और विस्तृत। क्या पढ़ेंगे इसको, विस्तृत, ठीक है। आगे दिया है, निम्नलिखित गद्यांश में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जो रेखांकित शब्द है उसको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। एक साहित्यिक सभा में एक तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, पर उसका भाषण जमा नहीं, वह घबरा गया। श्रोताओं ने तालियां पीटी। 10-5 वाक्य कहने के बाद ही उसे बैठ जाना पड़ा।
उपर्युक्त गद्यांश में रेखांकित शब्दों अथवा शब्द समूहों से भाषण देने, खड़े होने, घबरा जाने, तालियां पीटने और बैठ जाने आदि के काम का करना या होना पाया गया। अब यहाँ भाषण देना है ना, खड़ा होना, फिर क्या करना, तालियां पीटना, घबराना और बैठ जाना, ये सब काम हो रहे हैं, जो क्रियाएं हो रही है उनके बारे में हमें यहाँ पर ज्ञान मिला। तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया। क्या कहेंगे हम, क्रिया। क्रिया की परिभाषा ये। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न बनाना है, क्रिया किसे कहते हैं। वैसे हमने ग्रामर की कॉपी में एक लिखा है प्रश्न ये, लेकिन आपको यहाँ पर भी लिखना है, क्रिया किसे कहते हैं। ठीक, ये प्रश्न है और इसका उत्तर हमें यहाँ से मिला है, ये इसका उत्तर रहेगा। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, प्रश्न उत्तर ऊपर जो लिखे उसके बाद। तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे नहाना, खाना, पीना, सोना, जागना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। ठीक, यदि हम बिना क्रिया की सहायता से वाक्य बनाएंगे तो वे इस प्रकार बनेंगे। बिना क्रिया की सहायता के कोई वाक्य बनेगा तो कैसे बनेगा, मोहन फुटबॉल। अब इससे पता चल रहा है क्या हो रहा है, मोहन समझ में आ रहा है और फुटबॉल। वाक्य पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ क्रिया नहीं है। अब गाय घास, तो अब गाय घास, बस इससे कुछ अर्थ निकल नहीं रहा है। वह विद्यालय और सोनू पतंग, तो यदि हम बिना क्रिया से कुछ वाक्य बना भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अर्थहीन होंगे, हमें उसका पता नहीं चलेगा कि वास्तव में क्या कार्य हो रहा है। तो ऊपर के वाक्यों को देखो, इनमें क्रिया न होने से बात अधूरी रह जाती है ना। जब इसमें क्रिया नहीं है तो क्या हो गई, बात अधूरी हो गई। यदि हम इसके साथ क्रिया का प्रयोग करते हैं तो वाक्य इस प्रकार बनेंगे। अब पहले क्या था, मोहन और फुटबॉल, अब इसमें क्या लग गया, खेलता है ना, ये क्रिया हो गई। फिर गाय घास था लिखा हुआ, हमने क्या लगा दिया, खाती है, तो ये खाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब वह विद्यालय, तो वह विद्यालय के बाद जगह थी खाली, वहां कुछ नहीं था, हमने लगा दिया जाता है, तो जाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। सोनू पतंग उड़ाता है, सोनू पतंग और उड़ाना क्रिया हो गई। तो हमने जब ये क्रिया लगाई तो वाक्य क्या बन गया, अर्थ सार्थक हो गया, इसका अर्थ निकल रहा है या उसको समझने में आसानी हो रही है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि इनमें क्या अंतर है। अब हमें जो वाक्य दिए हैं हमें ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि इनमें क्या अंतर है। गाय रंभाती है ना, राम पुस्तक पढ़ता है। पहले वाक्य पर ध्यान दीजिए, इस वाक्य में रंभाना क्रिया है किंतु इनका कोई काम या कर्म नहीं है ना। अब यहाँ क्रिया तो है, क्रिया क्या है, रंभाना। इस वाक्य में क्रिया रंभाना है लेकिन इसका क्या नहीं है, इसका कोई काम या कर्म नहीं है। क्या नहीं है, कर्म। कर्म का अभाव जबकि दूसरे वाक्य में पता चल रहा है, पढ़ना क्रिया पुस्तक की है। यहाँ दूसरे वाक्य में कर्म क्या है, पुस्तक, है ना, ये क्रिया है। और जो कर्म क्या है, पढ़ना क्रिया किसके साथ, पुस्तक की, यानी पुस्तक को पढ़ रही है। अब यहाँ गाय रंभाती है, यहाँ तो कुछ ना कुछ क्या है, एब्सेंस है। तो यहाँ पर हमें दिया है, जब क्रिया का कोई कर्म नहीं होता तब उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसको कैसी क्रिया कहेंगे हम, अकर्मक, इसमें कोई कर्म नहीं है। नीचे के लिए जो वाक्य है सेंटेंस में, इसमें क्या है, कर्म, पुस्तक। राम पढ़ता तो है लेकिन किसको पढ़ता है, पुस्तक को, तो पुस्तक क्या हुई, कर्म हुई। तो जब कोई कार्य या कर्म क्रिया में कोई कर्म नहीं होता तब उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से कर्म का बोध होता है उसे कैसे क्रिया कहते हैं, सकर्मक। समझ में आया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक। जिसमें कर्म का बोध हो वह कैसी, सकर्मक, और जिसमें कर्म का बोध नहीं हो वह कैसी, अकर्मक क्रिया। आगे चलते हैं हम, सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर भी बताए यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर भी एक प्रश्न लिख लेना है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर बताइए। सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए या लिखिए। ठीक है,
तो हम क्या लिखेंगे, सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर ऐसा लिख के, सकर्मक क्रिया में जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर मिल जाता है, जबकि अकर्मक क्रिया में उत्तर नहीं मिलता। जैसे राम क्या पढ़ता है, इस प्रश्न का उत्तर होगा पुस्तक। पहचान कैसे करेंगे कि यह सकर्मक है या अकर्मक, तो जब सकर्मक क्रिया से हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो वह उसका उत्तर मिल जाता है ना। अब गाय रंभाती है, ये प्रश्न था, गाय रंभाती है। अब यहाँ पर यदि हम प्रश्न करेंगे गाय क्या रंभाती है, तो प्रश्न कर सकते हैं नहीं, ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होगी। कैसी होगी, अकर्मक। अब राम पुस्तक पढ़ता है, तो हमने यदि यहाँ प्रश्न पूछा राम क्या पढ़ता है, तो प्रश्न पूछने पर हमें उत्तर मिल रहा है पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिया, यहाँ पर क्या होगी, क्रिया जो होगी पुस्तक पढ़ना, तो यहाँ जो पुस्तक है वह कर्म है, हमें कर्म का पता चल गया, इसलिए यह कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक। ध्यान में आया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया के आधार पर अलग अलग लिखिए। आपको एक साइड लिखना है सकर्मक क्रिया, है ना, और दूसरी साइड क्या लिखना है, अकर्मक क्रिया। अब ये जो वाक्य दिए हैं यहाँ पर आपको एक एक अलग अलग लिखना है। सीता गाना गाती है, बताइए कौन सी क्रिया होगी इसमें। अब हम यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा सीता क्या गाती है, सीता गाना गाती है, इसलिए कैसी क्रिया हुई, सकर्मक। तो हम सकर्मक वाले कॉलम में लिख देंगे इस सेंटेंस को, सीता गाना गाती है। अब रमेश सड़क पर दौड़ रहा है, रमेश सड़क पर दौड़ रहा है, रमेश कहाँ दौड़ रहा है, प्रश्न पर पूछने पर हमें उत्तर मिल रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, सड़क पर। तो यह कैसी क्रिया है, रमेश, जो वाक्य है ये कैसा है, सकर्मक क्रिया का। रमेश सड़क पर दौड़ रहा है, यह सकर्मक वाला हो गया। अब चिड़िया उड़ती है, अब इसमें चिड़िया उड़ती है, तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है तो कुछ उत्तर मिल रहा है, इसमें कर्म है नहीं, है ना। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया कहाँ उड़ती है, चिड़िया कैसे उड़ती है, प्रश्न आ रहा है, नहीं आ रहा है, उत्तर इसका नहीं मिल रहा है, इसलिए यह कैसी है, अकर्मक। तो हमने अकर्मक वाले ब्लॉक में लिख दिया चिड़िया उड़ती है। ठीक है, आगे, गाय का दूध मीठा होता है ना, गाय का दूध कैसा होता है, हमने प्रश्न पूछा, उत्तर मिला मीठा, तो यह कैसी कैसी क्रिया होगी, सकर्मक। अब समझ में आया आपको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर। गाय का दूध मीठा होता है। ठीक, आपको ये सारे प्रश्न क्या करना है, अपने पहले तो आप इसमें से सबको क्या करेंगे, बुक में फिल करेंगे और फिर इसको अपनी कॉपी में नोट भी करना है। नोट करने के बाद सबसे पहले आप ये सारा आपका हो जाए, उसके बाद आप बुक को फिर से एक बार पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे, उसके अनुसार बुक को फिल करने की कोशिश करेंगे, है ना। और जो आपने क्वेश्चन आंसर में अभी आपको दूंगी वो लिखने के बाद एक एक क्वेश्चन के आंसर को आपको 5-5 बार अपनी रफ कॉपी में लिखना है, ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर अच्छे से याद हो जाए, और जब जब भी टेस्ट हो, एग्जाम हो, तो हम उसमें इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकें।